लास्ट टाइम स्ट्रिंग स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और स्ट्रिंग के अंदर हम लोगों ने बिल्ट इन फंक्शंस वगैरह देख लिए थे। स्ट्रिंग कॉपी करने के, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करने के, और स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के, इस टाइप के कुछ डिफरेंट फंक्शंस थे। वो हमने इसको रन वगैरह करके भी देखा था। मतलब सिंपल सिंपल सा कोड था, उसको चला के दे बस देखा। अब ये जो फंक्शंस थे, अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं खुद ही लॉजिक बना के। ठीक है, मतलब कस्टम यूजर मेड, वो तो बिल्ट इन थे, किसी ने एक बंदे ने बना दिए थे हमारे लिए। अब सेम वैसे ही फंक्शंस, यानी कि जो वो काम कर रहे थे सेम वही काम हमने करवाना है, लेकिन खुद से करवाना है, बगैर फंक्शन यूज किए, बिल्ट इन। ठीक है, तो सबसे पहला जो आ गया हमारे पास फंक्शन, कौन सा आ गया? वो आ गया स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने का फंक्शन। ठीक है, अब स्ट्रिंग लेंथ फाइंड आउट किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। स्ट्रिंग लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता है यार, स्ट्रिंग के अंदर ना सबसे आखिरी कैरेक्टर जो होता है वो नल कैरेक्टर होता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे कोई लूप शूप चलाना है। ठीक है, जैसे मैंने स्ट्रिंग लिखी, माई स्ट्रिंग, ये मैंने स्ट्रिंग एंटर की है किसी वेरिएबल के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। लेट्स से स्ट्रिंग का वेरिएबल था str। ठीक है, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग का वेरिएबल था, इसके अंदर मैंने ये माई स्ट्रिंग अपना स्टोर करवाया। इस स्टोर करवाने में ना आखिर में मेरे पास क्या स्टोर होता है, एक नल कैरेक्टर, बैक स्लैश और जीरो। तो मुझे क्या करना है, फॉर लूप चलाना है, और इस पूरी स्ट्रिंग में ना फाइंड आउट करना है कि ये वाला कैरेक्टर कब आ रहा है। जैसे ही ये वाला कैरेक्टर आए, अपना लूप को एंड करा दो। जो काउंटर की वैल्यू पहुंची होगी, यानी कि लूप में कोई काउंटर चल रहा होगा, तो काउंटर की वैल्यू जहां तक पहुंची होगी वहां तक मेरा स्ट्रिंग की लेंथ हो गई। ठीक है, मतलब क्या करूंगा, इस स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट को मैं कंपेयर करवाऊंगा बैक स्लैश जीरो से। पहला एलिमेंट कंपेयर करवाया, फॉल्स आई रीडिंग, फॉल्स आई रीडिंग, फॉल्स आई, फॉल्स आई। ठीक है, तो फॉल्स आता रहेगा। सिर्फ ट्रू कहाँ पर आएगा, जहां पर ये एक्चुअल में है, जो कि स्ट्रिंग के आखिर में ही होता है हमेशा। तो इस पोजीशन के ऊपर हम लोग फिर क्या कहेंगे, काउंटर को अपना एंड कर देंगे, और जो मेरे काउंटर की वैल्यू होगी वो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ हो गई। ठीक है, तो सिंपल सा है ये सिनेरियो। तो इनपुट लिया एक बंदे ने, इस बंदे ने स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग जो इनपुट लिया है वो एक एस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। स्ट्रिंग लेंथ का एक फंक्शन बनाया है इसने, उसमें ये एस को पास कर दिया। ठीक है, एस पास किया, यहाँ पर एस आ गया। ठीक है, जो भी स्ट्रिंग थी वो पास होके यहाँ पर पहुंच गई। अब इस स्ट्रिंग में से मुझे फाइंड आउट करना है कि इसका साइज क्या है। तो साइज मालूम करने के लिए एक काउंटर चलाया है मैंने वाइल लूप के थ्रू। ठीक है, उसमें सी की वैल्यू इनिशियली, मैं जब भी इस फंक्शन में आऊंगा, सी की वैल्यू इनिशियली जीरो रख रहा हूँ। और वाइल में क्या कर दिया है, एस ऑफ सी, एस ऑफ सी, ये क्या चीज है, ये है मेरे पास सी की वैल्यू जो है इनिशियली, जब पहली दफा लूप चल रहा है तो जीरो होगी इसमें वैल्यू। ठीक है, सी के अंदर जीरो की वजह से एस ऑफ सी के अंदर, यानी कि एस ऑफ जीरो के अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टर होगा। अब उस कैरेक्टर को मैं कंपेयर करवा रहा हूँ, क्या वो नल कैरेक्टर है? ठीक है, वो नल कैरेक्टर नहीं होगा, क्योंकि इस बंदे ने जो एंटर किया था स्ट्रिंग वो ये था, प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। तो कैपिटल पी है सबसे पहली लोकेशन पे। तो कैपिटल पी नॉट इक्वल्स टू ये है नल कैरेक्टर। तो ये तो कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि नॉट है, नॉट इक्वल, ये दोनों नॉट इक्वल हैं। आर के ऊपर भी नॉट इक्वल आएगा, ट्रू हो गई, तो सी में एक इंक्रीमेंट कर दिया। सी में इंक्रीमेंट कर दिया तो अब क्या हो गया, सी की वैल्यू जीरो से वन हो गई। वन की वजह से यहाँ पर क्या आ गया, एस ऑफ आर हो गया। एस ऑफ आर भी हमारे पास नल कैरेक्टर नहीं है। इसी तरीके से इंक्रीज करते रहूंगा उस वक्त तक जब तक के नल कैरेक्टर ना आ जाए। जैसे ही नल कैरेक्टर आएगा, तो यहाँ पर आ गया नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर नॉट इक्वल है नल कैरेक्टर के, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं डायरेक्ट बाहर आ गया इस लूप से, और रिटर्न कर दिया मैंने सी की वैल्यू। सही है, तो सी में जो भी इंक्रीमेंट कर करके मैं पहुंचा था,
वो मैंने रिटर्न कर दिया। जहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया है इसकी जगह मेरे पास सी की वैल्यू आ गई, वो मेरे लेंथ बन गई, उसको प्रिंट आउट कर दिया हमने लेंथ को। तो ये सिंपल सा एक फंक्शन था फाइंड आउट करने का लेंथ स्ट्रिंग की। इसी तरीके से स्ट्रिंग कॉपी करने का भी हम लोग कर सकते हैं। स्ट्रिंग कॉपी, दो वेरिएबल बनाने हैं मुझे स्ट्रिंग के, एक वेरिएबल ए, एक वेरिएबल बी। अच्छा, कंपेयर स्ट्रिंग है, कॉपी नहीं है। कंपेयर स्ट्रिंग के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल बना रहे हैं, एक वेरिएबल ए, वेरिएबल बी। इन दोनों के अंदर स्ट्रिंग इनपुट ली। स्ट्रिंग इनपुट लेने के बाद कंपेयर स्ट्रिंग के एक फंक्शन के ऊपर भेज दिया। अब कंपेयर स्ट्रिंग के जब फंक्शन पे भेजा है तो कंपेयर वाला फंक्शन करेगा क्या, एक लूप चलाएगा। जो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, उसका हर एलिमेंट एक एक करके मैं चेक करूंगा। मतलब पहले वाले का जो मेरा इनपुट था उसका पहला एलिमेंट उठाऊंगा, इस सेकंड वेरिएबल का भी पहला एलिमेंट उठाऊंगा, उन दोनों को कंपेयर करूंगा। अगर कंपैरिजन ट्रू है, यानी कि दोनों सेम है वैल्यूज, ठीक है, किस चीज की, जो कैरेक्टर एंटर किया है उनकी वैल्यूज अगर सेम है तो दोबारा लूप चलाऊंगा, नेक्स्ट कैरेक्टर चेक करूंगा। फिर अगर इसी तरीके से मैं चेक करता रहूंगा उस वक्त तक जब तक कि ये वैल्यूज जो है सेम रहती हैं, ठीक है। जैसी सेम के अलावा हो गई, यानी कि कंडीशन जो है डिफरेंट आ गई वैल्यूज, तो मुझे लूप को अपने ब्रेक कर देना है। यानी कि ए ऑफ सी जो है, लूप के अंदर मैंने क्या कंडीशन लगाई है, ए ऑफ सी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए बी ऑफ सी की वैल्यू। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये दोनों बराबर हैं, तो वाइल लूप चलेगा और सी में इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। अब सी में इंक्रीमेंट करवाते करवाते मैं उस वक्त तक करवाता रहूंगा जब तक ये ट्रू है, ठीक है। अब लेट से दोनों बंदे ने, किसी बंदे ने दोनों स्ट्रिंग इत्तेफाक से सेम डाली थी, कोई फर्क नहीं था उसके अंदर, तो सी की वैल्यू जो है ना वो कहाँ तक पहुंच जाएगी, इंक्रीमेंट करवाते करवाते जितनी उसकी लेंथ है, ठीक है। वरना क्योंकि आखिर में नल कैरेक्टर आ जाएगा, नल कैरेक्टर के ऊपर मुझे ये वाइल लूप को ब्रेक करना होगा, वरना लूप एंड का पूरा ये पता ही नहीं चलेगा। कंपेयर में उस वक्त तक करवाता रहूंगा जब तक कि कंडीशन ट्रू है। तो वाइल लूप ट्रू था सबसे पहली दफा में, लेट से बंदे ने एंटर किया डी, ठीक है। लेट से ये एंटर किया पहले वेरिएबल में और दूसरे वेरिएबल में भी यही एंटर किया दी, ठीक है। तो कैपिटल टी दोनों के अंदर था, ट्रू हो गया। ट्रू होने की वजह से अंदर आया, उसमें मैंने एक एफ का चेक लगा दिया, क्या ये नल कैरेक्टर के इक्वल तो नहीं है जो अभी मैंने चेक किया है वेरिएबल, मतलब एलिमेंट। अगर वो नल कैरेक्टर के इक्वल है तो ब्रेक करवा दो, नहीं तो सी में एक इंक्रीमेंट कराओ और वाइल लूप दोबारा चलाओ, ठीक है। तो वाइल लूप दोबारा चलाया तो नेक्स्ट कैरेक्टर मैंने चेक किया एच, दोनों में सेम थे, इंक्रीमेंट दोबारा से होगा। इंक्रीमेंट की वैल्यू अब 0 1 2 हो गई, ठीक है। तो टू के ऊपर भी सेम था, ई था दोनों के ऊपर। तो मैं आ गया हूँ अंदर इफ के, इफ के अंदर आने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि ये एलिमेंट भी सेम नल कैरेक्टर तो नहीं है। तो नल कैरेक्टर नहीं था, ई सेम थे, इसीलिए वाइल लूप के अंदर आया हूँ। और ये सेम नहीं है तो मतलब नल कैरेक्टर नहीं है, तो ये इफ अभी भी नहीं चला। सी में एक और इंक्रीमेंट हो गया, अब मैं आ चुका हूँ नल कैरेक्टर के ऊपर। दोनों साइड पे नल कैरेक्टर थे, इस पे भी नल कैरेक्टर, इस पे भी नल कैरेक्टर। वाइल लूप दोबारा चलेगा, वाइल लूप दोबारा चला तो इसके अंदर अब मैंने क्या किया, इफ में चेक किया है कि ए और सी के अंदर नल कैरेक्टर तो नहीं था। अगर नल कैरेक्टर था तो ब्रेक कर दो, ठीक है। मैं लूप से बाहर आ चुका हूँ, सी की वैल्यू जो है वो 3 तक पहुंच चुकी है, ठीक है। 0 1 2 3, ठीक है। तो ब्रेक करवा देने से मेरी वैल्यू जो है वो 3 तक पहुंच चुकी। अब मैंने क्या करना है, 3 तक पहुंच चुकी तो मैंने इफ एल्स एक और बाहर लगा दिया, ठीक है। वो इफ एल्स बाहर लगाने से मुझे क्या पता चल रहा है, अगर मैं नल कैरेक्टर तक चेक करते करते पहुंचा हूं तो इसका मतलब क्या है, मेरा थ्रू आउट जो वो था एलिमेंट्स, वो सारे ट्रू हुए हैं। अगर सारे ट्रू नहीं होते, कोई भी एक फॉल्स हो जाता, लेट से एक एच जो था वो कैपिटल होता,
एच अगर कैपिटल होता तो मेरा एक इंक्रीमेंट ही नहीं होता, सी प्लस प्लस ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे मैं कैपिटल और एच और स्मॉल एच जब मैं चेक करूंगा तो ये दोनों फॉल्स हो जाएगा, वाइल लूप के अंदर जाऊंगा ही नहीं, वाइल लूप के अंदर नहीं जाऊंगा तो सी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 1 तक ही पहुंचेगी, 3 तक नहीं पहुंचेगी, यानी कि नल कैरेक्टर तक। तो नल कैरेक्टर तक अगर मैं पहुंच रहा हूँ तो इसका मतलब यही है कि पूरी स्ट्रिंग मेरी सेम थी दोनों। अगर नल कैरेक्टर तक नहीं पहुंचा तो इसका मतलब है सेम थी ही नहीं, इसीलिए नल कैरेक्टर तक पहुंच ही नहीं सका और मैं फॉर लूप से या वाइल लूप से बाहर आ चुका हूँ। तो एक चेक इसीलिए बाहर एक और लगाया। उस चेक ने क्या किया, देखा कि क्या मैं नल कैरेक्टर तक पहुंचा हूँ। अगर नल कैरेक्टर तक पहुंच गया हूँ तो मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, 0। मतलब स्ट्रिंग जो थी वो इक्वल है, ठीक है। अगर नल कैरेक्टर तक पहुंच गया हूँ, और अगर नल कैरेक्टर तक नहीं पहुंचा हूँ तो मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, -1। -1 का मतलब क्या है, स्ट्रिंग जो है नॉट इक्वल है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज, और इसके ऊपर हम लोग बता रहे हैं 0 का मतलब है जब मैंने रिटर्न हुआ यहाँ पर, तो अगर 0 रिटर्न होता है तो इसका मतलब क्या है भाई, इक्वल है। और अगर -1 रिटर्न होता है तो इसका मतलब क्या है, मुझे प्रिंट करवा देना नॉट इक्वल का एक वो डिस्प्ले, ठीक है। तो ये एक और फंक्शन हो गया कंपेयर स्ट्रिंग का फंक्शन। सही है। अच्छा अब देख लेते हैं यार एक और फंक्शन हम लोग। आ, सॉरी यार, एक और फंक्शन देख लेते हैं, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस। ये फंक्शन तो नहीं है खैर, ये एक लेट से अगर एग्जांपल इस टाइप की आ जाए कि स्ट्रिंग पर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो सिंपल सा है ये चीज़ कन्वर्ट करने का तरीका। मैंने क्या करना है यार, सबसे पहले चेक करना है, यूज़र से इनपुट लिया हम लोगों ने एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इनपुट लेने के बाद उसको एक फंक्शन में पास कर दिया, लोअर स्ट्रिंग के नाम से एक फंक्शन बना दिया। लोअर स्ट्रिंग के नाम से जो मैंने फंक्शन बनाया है वो पास हो गया उसके पास ये तमाम स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग ने क्या किया, इसके वेरिएबल्स को एक एक एलिमेंट को उठाया, चेक किया क्या उसका हर एलिमेंट जो है क्या वो इन दोनों के दरमियान में लाए करता है एस की चार्ट में, यानी कि कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक के दरमियान में कहीं पे भी है उसकी वैल्यू। अगर वो है तो उसमें 32 ऐड कर दो। 32 ऐड कर देने का मतलब क्या है, एस की चार्ट अगर तुम लोग देखोगे ना तो उसके अंदर कैपिटल ए का जो वैल्यू होती है ना डेसिमल में, लेट से 61 होती है शायद, या जो भी होती है, उस 61 में जब तुम लोग 32 ऐड करोगे तो ये कैपिटल ए जो है ना वो स्मॉल ए बन जाएगा। स्मॉल ए की 32 ऐड करके जो वैल्यू आ रही होती है ना वो होती है यानी कि 93, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट यही वैल्यू नहीं होगी, एस की चार्ट से वेरीफाई कर लेना क्या होती है, तुम लोगों को ये नंबर वहां से मिलेगा कि 32 क्यों ऐड कराया हमने, ठीक है। तो एस की चार्ट के अंदर ये होता है कि तमाम कैरेक्टर्स उनका रिस्पेक्टिव डेसिमल नंबर्स कुछ ना कुछ हैं अवेलेबल, जितने भी कैरेक्टर हैं उसके रिस्पेक्टिव डेसिमल नंबर है, ठीक है। अब उस कैरेक्टर्स के अंदर कैपिटल ए भी आता है और स्मॉल ए भी आता है। तो कैपिटल ए और स्मॉल ए के दरमियान में जो गैप है ना डेसिमल नंबर्स का वो 32 एलिमेंट्स का है। तो अगर मेरी किसी भी स्ट्रिंग में लेट से एन, ठीक है, एन ऐप लिख दिया मैंने, तो ए कैपिटल है, इस ए क्या मुझे स्मॉल ए बनाना है अपना, जब मेरे पास ये स्ट्रिंग मेरे पास इधर आई थी तो इस स्ट्रिंग के अंदर ये जो कैपिटल ए है इसको मुझे स्मॉल ए बनाना है। तो उसका उसके लिए क्या किया, मैंने सबसे पहले तो ये चेक लगाऊंगा क्या ये नल कैरेक्टर तो नहीं है, अगर नल कैरेक्टर नहीं है तो फिर काम करना शुरू हो जाओ जो भी करना है। तो सबसे पहले मैंने इस स्ट्रिंग को उठाया और चेक किया एस सी ऑफ जीरो, सी ऑफ जीरो के अंदर कैपिटल ए रखा हुआ था, कैपिटल ए जो है वो चेक किया क्या मेरे पास जो स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू थी, करंट कैरेक्टर की वैल्यू जो है जो मैं सेलेक्ट किया हूँ अभी, यानी कि कैपिटल ए को सेलेक्ट किया हूँ, क्या वो ग्रेटर देन ए
या इक्वल्स टू ए है या लेस देन जेड और इक्वल्स टू जेड है, यानी कि इन दोनों के दरमियान में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वो बिल्कुल कर रहा है। कैपिटल ए खुद ही है वो, ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर का एलिमेंट है। तो अगर है तो क्या करो, एस ऑफ सी के अंदर स्टोर करवा दो एस ऑफ सी प्लस 32, यानी कि इस ए के अंदर मैंने प्लस 32 ऐड किया डेसिमल का, और रिजल्ट जो आया उसको स्टोर करवा दिया वापस से अपनी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग थी उसी के अंदर वापस स्टोर करवा दिया, तो ये मेरे पास एक अपडेटेड आ गई स्ट्रिंग, जिसके अंदर अब एन जो है वो स्मॉल ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, हैंड रेज ऐसे ही कर दिया है, चलो खैर। ए चेक करने के बाद फिर मैंने क्या किया चेक यार, अगला एलिमेंट चेक किया एन स्मॉल एन, ठीक है। तो वाइल लूप के अंदर फिर मैंने क्या किया है, सी में एक और इंक्रीमेंट हो गया, सी में इंक्रीमेंट होने की वजह से एस ऑफ वन हो गया है, पहले जीरो था, जीरो पे कैपिटल ए था, एस ऑफ वन के ऊपर स्मॉल एन है, स्मॉल एन जो है इसमें कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ये कैपिटल ए और कैपिटल जेड के दरमियान नहीं आता, स्मॉल एन जो है नहीं आता, तो ये एफ के अंदर 32 ऐड नहीं करेगा, तो ए ऐसे ही रह गया, एन स्मॉल ऐसे ही रह गया, स्पेस भी नहीं आता इन दोनों के दरमियान, और दोबारा से कैपिटल ए आया तो वो भी स्मॉल ए के अंदर कन्वर्ट हो गया, और दो पी स्मॉल थे वो भी वैसे ही रहेंगे। इसके बाद नल कैरेक्टर आ गया, नल कैरेक्टर आ गया तो ये कंडीशन वाइल लूप की फॉल्स हो गई, फॉल्स होने की वजह से मैं वाइल लूप से बाहर आ चुका हूँ, बाहर आ गया। मैंने मेरे पास जो भी स्ट्रिंग आ रही थी उसको मैंने प्रिंट करवा दिया कि स्ट्रिंग मेरे पास जो भी थी, सही है। यहाँ पर स्ट्रिंग जो है ना, ये वेरिएबल ये ग्लोबल होना चाहिए, और मतलब ये रिटर्न नहीं करेगा, यानी कि जो कुछ भी मैंने अपडेट किया ना यहाँ पर स्ट्रिंग की वैल्यूज वगैरह, वो अपडेट इस वेरिएबल के अंदर नहीं हुआ है, इसके अंदर ये एक मिस्टेक हुई हुई है इस कोड में, ठीक है। तो यानी कि इस स्मॉल एस का ना स्कोप जो है जिसके अंदर मैं चेंजेस वगैरह कर रहा हूँ वो सिर्फ इसी फंक्शन तक है, जबकि ये वाला जो स्ट्रिंग था इसका स्कोप जो है वो इसी फंक्शन के अंदर है, तो अपडेट नहीं होगी इस स्ट्रिंग की वैल्यू, मतलब कैपिटल ए जो है वो स्मॉल ए में कन्वर्ट नहीं हुआ हुआ होगा इस केस में। तो हमने क्या करना है यार, अपने वेरिएबल को ग्लोबल बनाना पड़ेगा, ताकि जो भी मैं यहाँ पे चेंजेस वगैरह कर रहा हूँ ना वो चेंजेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी वो नजर आए, ठीक है। तो ये एक मिस्टेक हुई हुई है। क्यों सर, मैं समझा नहीं। क्या चीज? स्कोप वाली बात है आपकी, वॉइड तो यार रिटर्न कर देता है ना खुद ब खुद ही वैल्यू। कौन रिटर्न कर देता है? सर वॉइड अगर फंक्शन के लिए यूज करें तो वो तो खुद ब खुद रिटर्न कर देता है ना वैल्यू। नहीं, वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता, वॉइड का मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, ठीक है। रिटर्न नहीं हो रहा तो अपडेट वैल्यू दिखेगी ही नहीं से। तो सर अगर एंड में एक रिटर्न ऐड कर दें तो हो जाएगा काम। हाँ बिल्कुल, रिटर्न ऐड करके हो सकता है, लेकिन रिटर्न में तुम लोग यहाँ पर क्या लिखोगे फिर? रिटर्न क्या करवा रहे हो? रिटर्न करवा रहे हो कोई स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग क्या कैरेक्टर है? स्ट्रिंग तो एक एरे है ना, अब एरे के लिए तुम यहाँ पर डिफाइन कैसे करोगे? तुम एरे के लिए CHAR और लोअर अंडरस्कोर STRING, लोअर स्ट्रिंग ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कैरेक्टर एस स्क्वायर ब्रैकेट, कैसे डिफाइन करोगे रिटर्न करवाने के लिए? है जी, ये तो स्ट्रिंग नहीं है, ये तो सिंपल एक कैरेक्टर रिटर्न होगा। अगर तुम लोग कैरेक्टर की जगह यहाँ पे फ्लोट लिखोगे या इंटीजर लिखोगे या डबल लिखोगे, वेरिएबल की टाइप क्या लिखोगे यहाँ पर, तो इशू जो तुम लोगों का आ जाता है ना वो यहाँ पर ही आ जाता है कि तुम लोग रिटर्न कैसे करवाओगे इसकी वैल्यू, ठीक है। इसीलिए मैंने आसान करने के लिए फिलहाल बोल दिया कि ग्लोबल वेरिएबल बना लो, इसमें भी इनपुट लेना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली काम हो जाएगा हमारा। वरना रिटर्न करने का फिर तरीका क्या होगा, पॉइंटर्स बनाओ, ठीक है। यानी कि पॉइंटर मतलब क्या हुआ, तुम लोगों ने यहाँ पर सेंड जो किया है उसको स्टोर करवा दो पॉइंटर ऑफ एस के अंदर, और यहाँ पर
एंड स्ट्रिंग भेज दो, ठीक है। पॉइंटर इधर भी लगाने की जरूरत नहीं है फिर, बल्कि एंड स्ट्रिंग भेज दिया तो मतलब एड्रेस गया है इस एस के अंदर, ठीक है। और फिर मेरा काम हो जाएगा कंप्लीट, मतलब डायरेक्ट फिर वेरिएबल अपडेट हो रहा होगा, ठीक है। तो खैर हमारे पास इसमें एक ये छोटा सा इशू था जो मैंने मेंशन कर दिया। इसी तरीके से पीछे भी किसी एरे वगैरह के किसी कोड के अंदर भी एक इसी तरीके का एरर था जो वैल्यू भिजवा नहीं सकता था, ठीक है, वापस। ठीक है, तो ये इशू आते हैं खैर एरेज और एरेज की डेटा टाइप भिजवाने में, रिटर्न करने में हमारे पास यही इशू आता है कि हम रिटर्न नहीं कर सकते उसको। रिटर्न करने के लिए मुझे पॉइंटर्स वगैरह के ऊपर ही काम करना पड़ेगा, ठीक है, अगर रिटर्न करवाना है, वरना ग्लोबल वेरिएबल बनाओ। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारे स्ट्रिंग से रिलेटेड डिफरेंट एग्जांपल्स। अच्छा जी, एक है स्ट्रिंग से रिलेटेड एक और कोड होता है पैलिंड्रोम, जो है स्ट्रिंग के अंदर वो मौजूद है कि नहीं है, वो हमने चेक करना है। तो पैलिंड्रोम चेक करने के लिए हमने क्या करना है यार, अपने स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, आ, सीधा स्ट्रिंग और उल्टा स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग को आपस में बस कंपेयर करना है मुझे। यानी कि जो मेरे पास ये लेट से किसी यूजर ने एंटर किया वाओ, तो ये मैं इसको इस डायरेक्शन में रीड करूं या इस डायरेक्शन में रीड करूं, सेम है, ठीक है। वर्ड सेम ही बनेगा, जो था वर्ड वैसे ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक पैलिंड्रोम कहलाता है, ठीक है। अब जो भी यूजर ने एंटर किया है स्ट्रिंग, क्या वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है, तो ये चेक करने के लिए हमने क्या करना है यार, अपनी स्ट्रिंग को ना कंपेयर करवाना है, ठीक है। यानी कि मैंने इस स्ट्रिंग का एक कॉपी बना ली बी के अंदर, ठीक है। जो भी यूजर ने एंटर किया था ए के अंदर, उस ए स्ट्रिंग को कॉपी कर दिया मैंने बी के अंदर, और उस बी को मैंने रिवर्स करवा दिया, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन में चलाऊंगा, अगर उसका रिजल्ट जीरो आ जाता है स्ट्रिंग कंपेयर में, ठीक है, जीरो आ जाता है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पैलिंड्रोम है। अगर जीरो नहीं आता तो पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। यानी कि रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करवाया एक वेरिएबल को, और एक वेरिएबल जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट ऑर्डर में ही है। तो इन दोनों का मैं फिर कंपैरिजन के बाद वो देख रहा हूँ कि कंपैरिजन कंप्लीटली ट्रू है या फॉल्स है, तो उसके रिस्पेक्टिव पे मैं डिसाइड कर रहा हूँ पैलिंड्रोम है कि नहीं है। अगर रिवर्स ऑर्डर में कंपैरिजन ट्रू हो जाती है तो पैलिंड्रोम था, वरना फॉल्स है, ठीक है। तो ये तो एक फंक्शन बना लिया हम लोगों ने बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हुए। इसी तरीके से हम लोग बगैर बिल्ट इन फंक्शन यूज किए भी कर सकते हैं इस चीज को। वो किस तरीके से करेंगे, जैसे मैंने बोला अभी कि मैंने क्या करना है, सेम स्ट्रिंग को एक और वेरिएबल में स्टोर करवा लो, या ये कर लो कि सबसे पहले अपने स्ट्रिंग की ना लेंथ मालूम कर लो। लेट्स से वाओ ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने अपने स्ट्रिंग की लेंथ मालूम की, ठीक है। लेंथ कितनी निकली मेरे पास, 3 निकली, ठीक है। तो 3 या 2 कह लेते हैं, ठीक है, 2 कह लेते हैं। नल कैरेक्टर को मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। नल कैरेक्टर मिलाते हुए 0 से लेके 3 तक जा रहा है, यानी कि मेरे पास टोटल लेंथ जो है वो 4 है, नहीं तो 0 से लेके 2 तक है, ठीक है। तो ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहले तो लेंथ, लेंथ किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ये तुम लोगों ने भी पीछे देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, अपना एक कोड लिखना है। उस कोड में क्या करना है, मैंने चेक करना है पहले कैरेक्टर को लास्ट कैरेक्टर के साथ कंपेयर करवाओ, ठीक है। सेकंड कैरेक्टर को सेकंड लास्ट कैरेक्टर के साथ कंपेयर करवाओ, ठीक है। ये उस वक्त तक करते रहो जब तक हमारे जो स्ट्रिंग की लेंथ है ना, वो डिवाइड बाय 2 के बराबर ना आ जाए, ठीक है। यानी कि लूप जो चलाना है वो मुझे कितना चलाना है, टोटल लेंथ मेरे पास क्या था, 0 से लेके 2 तक था मेरे पास, ठीक है। तो 0 से लेके 2 तक था, तो मैंने जो फाइनल वो था ना डेस्टिनेशन,
मतलब कितनी दफा वो है एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट की लोकेशन, उसको कर दो डिवाइड बाय 2, तो सेंटर पोजीशन आ गई, यानी कि ये सेंटर पोजीशन है 0 1 2 सेंटर पोजीशन। मैंने फॉर लूप कब तक चलाना है, फॉर लूप चलाते रहना है जब तक मैं सेंटर तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है। और जो भी मैं फॉर लूप चला रहा हूँ वो सेंटर तक तो चला रहा हूँ, और सेंटर पे आने के बाद मैं ब्रेक कर देता हूँ अपने लूप को। और ब्रेक करने की एक और कंडीशन क्या है, अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी कि मैं पहले और आखिरी को जब चेक कर रहा था तो यहीं पे फॉल्स हो गया, अगर लेट से बंदे ने लेट से 2 लिखा है या टॉ लिखा है, ठीक है, जो भी लिखा है, तो पहला और लास्ट कैरेक्टर सेम नहीं है, सेम नहीं है तो यहीं पे बाहर हो जाओ, मतलब पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक सिनेरियो है इसके अंदर। अच्छा, ये जो मैंने सिनेरियो बताया है ये तो चलो इवन नंबर आ रहा था हमारे लास्ट में कैरेक्टर के, तो लास्ट में इवन कैरेक्टर आ रहा था, तो इवन कैरेक्टर के की वजह से हमारे पास सेंटर पॉइंट बिल्कुल ठीक निकल रहा था। अगर लेट से 3 होता या 6 5 एलिमेंट्स होते, ठीक है, 0 से लेके 5 तक एलिमेंट्स है, तो मैं 5 को डिवाइड बाय 2 करवाऊंगा तो मेरे पास तो 2.5 आएगा। तो फॉर लूप कितनी दफा चलना चाहिए, तो फॉर लूप चलेगा 0 से लेके 2 तक, 2.5 आया तो 2 तक ही चला लो, कोई मसला नहीं है। यानी कि पैलिंड्रोम 4 कैरेक्टर्स का मुझे कोई याद नहीं आ रहा, तो सेंटर पॉइंट जो होगा वो इन दोनों के दरमियान वाला होगा, तो कोई मसला नहीं, इन दोनों के दरमियान वाला है, यहाँ तक चला लो अपने लूप को, यहाँ तक चलाने में भी काम हो जाएगा मेरा फाइनल कंप्लीट। यहाँ तक चलाने में क्या होगा भाई, मैं अपने लूप को चला रहा हूँ इस पॉइंट तक, यानी कि अगर मेरे पास जो आई आई थी वैल्यू 2.5 आई थी, मैं 2.5 में ना सिर्फ 2 को कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि लूप जो चलता है वो कोई इंटीजर नंबर के ऊपर चलता है, फ्लोटिंग पॉइंट पे नहीं चलता लूप, ठीक है। तो 2 तक चला रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले 2 मतलब 2 दफा, सही है, 4 था, नहीं 0 से 3 था, 3 था तो आया मेरे पास 1.5, 1.5 आया तो मतलब 1 लोकेशन तक जाना है मुझे, ठीक है। तो 1 लोकेशन तक जाना है, यार इसको क्या तकलीफ हो रही है। अच्छा, 1 तक जाना है मैंने, तो फिर मैंने क्या करना है यार, फॉर लूप 0 और 1 सिर्फ 2 दफा चलाना है, पहले वाले को कैरेक्टर को चेक करूंगा लास्ट के साथ, ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ से मुझे पता चल गया था लास्ट कौन सा है, और सेंटर पॉइंट भी मैंने निकाल लिया, ठीक है। सबसे पहले लेंथ फाइंड आउट की, ये ना मेरा लेंथ फाइंड आउट करने का कोड। लेंथ फाइंड आउट करने के बाद मैंने क्या किया है, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करवा दिया है, एक सब्ट्रैक्ट, क्योंकि नल कैरेक्टर तक मेरी लेंथ आ रही थी, तो एक सब्ट्रैक्ट करने का मतलब यहाँ तक पहुंच गया, लेंथ डिवाइड बाय 2 कर दिया तो मिडिल पॉइंट आ गया, ठीक है। अब मैंने बस मिडिल पॉइंट तक अपने उसको चला देना है, इंटीजर बनाया है तो मिडिल पॉइंट ऑटोमेटिकली वो एक्सक्यूज मी सर, ट्रंकेट होके आएगा हमारा। हाँ जी। लेंथ में से -1 क्यों किया सर? जैसे वो ऊपर वाले लूप में जो है वो नल कैरेक्टर से पहले हो जाएगा ना, तो फिर लेंथ में से -1 करने की क्या जरूरत है? ऊपर वाले लूप में लेंथ जो निकलेगी वो मेरे पास निकलेगी, यार एक मिनट, वालेकुम अस्सलाम। हाँ दानिश, यार घर पे हूँ, यूनिवर्सिटी जाऊंगा मैं, अभी क्लास हो रही है तो फिर थोड़ी देर में निकलता हूँ मैं क्लास लेके, ठीक है। ठीक है चलो, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी। अ, क्या कह रहे थे तुम कि लेंथ की वैल्यू जो है वो नल कैरेक्टर से पहले तक की आएगी ना, एक मिनट, जब मैं इनिशियली 0 पे था तो लेंथ की वैल्यू क्या है, लेंथ की वैल्यू भी 0 है सबसे पहले, लेंथ की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगी उस वक्त तक जब तक कि मेरा नल कैरेक्टर नहीं आ जाता,
तो मैं 3 तक तो पहुंच ही चुका हूँ, तो एक कम क्यों करा रहे हैं भाई? नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, एंड मालूम करने के लिए 1 माइनस क्यों करवाया? मेरे ख्याल से एंड डायरेक्टली होगा लेंथ के बराबर, लेंथ तो हमारी 4 की होगी ना, जब ये वाला केस है, सॉरी 1 2 3 4, हाँ 4 एलिमेंट्स हमारे लेंथ का है। हाँ ये -1 नहीं होगा, सही है। एंड की लोकेशन जो है वो सिर्फ 3 है हमारी, लेंथ में से एक माइनस नहीं होगा, क्योंकि लेंथ जो है हमारी वो है 0 से लेके 4 तक, यानी कि 5 एलिमेंट्स है हमारे पास। तो अगर नल कैरेक्टर भी मैं कंसिडर करवाता अपने इसके अंदर इंक्रीमेंट वाले उसमें, तो नल कैरेक्टर इंक्रीमेंट वाले में हाँ होगा ना यार काउंट, वाइल लूप के अंदर। देखो सबसे पहले मेरे पास ऐसे सर क्या हुआ, ए बी सी डी, यही पूछो सर। ये मेरे 4 एलिमेंट्स थे, इसके आखिर में मेरे पास क्या है, नल कैरेक्टर है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। अच्छा अब सबसे पहले जब मेरे पास ये चलेगा लूप, तो इसमें क्या होगा, टेक्स्ट के अंदर लेंथ की जगह पे क्या होगा, 0 होगा, तो ये चेक करेगा क्या ये नल कैरेक्टर है, नहीं है ना, नहीं है तो इंक्रीमेंट हो गया, वैल्यू 0 से 1 हो चुकी है, ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ है। अच्छा इंक्रीमेंट होने के बाद ये वाइल लूप में दोबारा पीछे गया और चेक कर रहा है क्या, लेंथ ऑफ टेक्स्ट ऑफ 1, टेक्स्ट ऑफ 1 क्या नल कैरेक्टर है, नहीं है अभी भी, तो इसने क्या किया, एक और इंक्रीमेंट कर दिया इसके अंदर, इंक्रीमेंट कर दिया तो मैं ये पहुंच गया हूँ 2 के ऊपर, ठीक है, यानी कि टेक्स्ट ऑफ 2 अब मैं चेक कर रहा हूँ, टेक्स्ट ऑफ 2 के अंदर क्या है, नल कैरेक्टर नहीं है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा, नहीं था तो इंक्रीमेंट करके मेरी वैल्यू पहुंच चुकी है 3 पे, 3 हो गई, मैं दोबारा वाइल लूप के पीछे गया, अब मैंने क्या चेक किया, टेक्स्ट ऑफ 3, टेक्स्ट ऑफ 3 जो है वो क्या है, डी है, डी भी नल कैरेक्टर नहीं है, तो मैंने क्या किया, अंदर चला गया लूप के अंदर, जाने के बाद मैंने एक और इंक्रीमेंट कर दिया, मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ 4 के ऊपर, सही है ना, 4 के ऊपर पहुंचा, मैं वाइल लूप में वापस पीछे गया और चेक किया टेक्स्ट ऑफ 4, यानी कि 4 के अंदर नल कैरेक्टर है कि नहीं है, तो टेक्स्ट ऑफ 4 के अंदर नल कैरेक्टर था, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हुई तो मैं ये लेंथ में अब इंक्रीमेंट नहीं कर रहा, तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू लेंथ की क्या पहुंची, 4 तक पहुंची है, सही है ना, तो 4 तक पहुंची है, तो मुझे क्या करना है, इसमें से एक माइनस करना है, ताकि मैं अपना आखिरी डिजिट का वो निकाल सकूं, मेरे पास जो स्ट्रिंग एंड हो रही है वो एंड किस एलिमेंट पे हो रही है, तो वो 4 में से एक माइनस करके 3 पे एंड हो रही है, और 3/2 मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, 1.5 आ गया, ठीक है, 1.5 इंटीजर की वजह से, क्योंकि मैंने जो मिडिल वेरिएबल क्रिएट किया है वो इंटीजर है, तो मेरा कंसीडर क्या हुआ, सिर्फ 1 कंसीडर हुआ, पॉइंट के बाद जो डिजिट था वो गायब हो गया, तो मैंने फॉर लूप क्या चलाना है, 0 से लेके 1, ठीक है, तो 0 से लेके 1 तक चलाना है, तो मुझे क्या होगा, ये इक्वल भी लगेगा ना, यानी कि 0 भी चले और 1 भी चले, ठीक है, तो 2 दफा चलाना है मैंने अपने लूप को, तो मेरा काम हो जाएगा, 2 दफा चलाने में क्या होगा, सबसे पहले क्या करेगा ये, 0 को चेक करेगा एंड के साथ, ठीक है, एंड कौन सा था ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, बिगिन, यानी कि बिगिन मेरे पास क्या है, बिगिन तो 0 होता है, ठीक है, बिगिन वेरिएबल 0 था, उस बिगिन के अंदर मैंने एक इंक्रीमेंट कर देना है और एंड में से एक सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, तो मैं एक इंक्रीमेंट किया हूँ बिगिन के अंदर, बिगिन के अंदर मैं एक इंक्रीमेंट किया हूँ और एंड में एक सब्ट्रैक्ट किया मैंने, तो अब मैं कहाँ पे पहुंच चुका हूँ, मैं इसको चेक कर रहा हूँ किसके साथ, एंड में से एक कम कर दिया तो मैं इस पे पहुंच चुका हूँ, इन दोनों को आपस में कंपेयर किया, फिर मैंने 2 दफा लूप चलाने में पहली कंडीशन तो फॉल्स हो चुकी थी, तो मुझे बाहर आ जाना चाहिए था, लेट से अगर ये भी ए होता,
तो ये ट्रू हो गई थी। अब मैं अंदर का दोबारा चेक कर रहा हूँ, अगर ये भी ट्रू होता तो मैं कह सकता था कि हमारे पास पैलिंड्रोम है। अगर ये फॉल्स हो गया तो मतलब इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, ये टेक्स्ट ये टेक्स्ट नॉट इक्वल है, ठीक है, दोनों वेरिएबल्स के। तो हमने क्या करना है, प्रिंट कर देना है नॉट अ पैलिंड्रोम। वरना फिर क्या करना है, अगर मेरे पास इंक्रीमेंट करते करते फॉर लूप की वैल्यू मिडिल तक पहुंच चुकी है, ठीक है, बिगिन की वैल्यू मिडिल तक पहुंच चुकी है, यानी कि 0 चल गया है, 1 चल गया है, और इन दोनों में ये कंडीशन नहीं चली इफ की, ठीक है, तो इफ की कंडीशन नहीं चली तो प्रिंट भी नहीं हुआ होगा, प्रिंट नहीं हुआ होगा तो यहाँ तक मैं पहुंच चुका हूँ। तो यहाँ तक अगर मैं पहुंच चुका हूँ तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये पैलिंड्रोम है। सही है ना? तो ये हमारे पास पूरा लूप से रिलेटेड हरकतें कंप्लीट हो चुकी हैं। सही है ना? तो ये आ गया हमारे पास पैलिंड्रोम का कोड, अगर खुद से कस्टम लिखना पड़ जाए, ठीक है। वरना तो आसान तरीका क्या है यार, स्ट्रिंग कॉपी और स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो, दो डिफरेंट वेरिएबल आ गए। एक वेरिएबल जो यूजर ने एंटर किया था, एक वो वेरिएबल जिसके अंदर उल्टी हुई हुई वही स्ट्रिंग रखी हुई है। इन दोनों को कंपेयर करवा लिया, रिजल्ट देख लिया। सेम यही मेथड हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते थे, दो डिफरेंट वेरिएबल बनाते, जो यूजर ने एंटर किया है स्ट्रिंग, उसको रिवर्स ऑर्डर में एक और वेरिएबल में स्टोर करवाते और सारे को थ्रू आउट चेक करवा लेते, कंपेयर, स्ट्रिंग कंपेयर। ठीक है, तो वो भी हो सकता था, ये वाला तरीका भी हो सकता है, मिडिल वाला, तो जो आसान लगे। अच्छा, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर, सिंपल है यार। कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर, ये इंटीजर किस इंटीजर में किया है कन्वर्ट? टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग। अच्छा जी, इनपुट वैलिड स्ट्रिंग टू कन्वर्ट टू इंटीजर, ठीक है जी, एक बंदे ने एंटर कर दिया स्ट्रिंग को, और टू स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, टू इंटीजर होना चाहिए फंक्शन का नाम। तो उसके अंदर हमने भिजवा दिया ए को, और ए की वैल्यू इधर पहुंच चुकी है हमारे पास, जो भी यूजर ने स्ट्रिंग एंटर किया था, ठीक है। तो स्ट्रिंग में जो भी यूजर ने एंटर किया वो यहाँ पे पहुंच गई। उस स्ट्रिंग में मैंने क्या चेक किया, साइन जो है वो मौजूद है कि नहीं। अच्छा, ये वो वाला है, स्ट्रिंग टू इंटीजर, मतलब लेट से स्ट्रिंग किसी बंदे ने एंटर की है -100, ठीक है, ये है स्ट्रिंग, लेकिन इसको मुझे नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, स्ट्रिंग से नंबर के अंदर, अगर स्ट्रिंग के अंदर कोई नंबर एंटर कर दिया जाए तो उसमें से नंबर एक्सट्रैक्ट कैसे करा जाए। तो नंबर एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है यार, टू स्ट्रिंग नहीं, इस फंक्शन का नाम होना चाहिए टू इंटीजर, ठीक है। तो खैर, आ, सबसे पहले सी, साइन, ऑफसेट और एन, ये चार वेरिएबल बना लिए हैं। अच्छा, साइन जो होगा वो मेरे पास सबसे पहला एलिमेंट डिसाइड करेगा कि मेरे पास साइन क्या है। अगर यहाँ पर माइनस मौजूद है तो इसका मतलब है इसका साइन जो है वो नेगेटिव है। अगर यहाँ पर माइनस के बजाय कुछ भी मौजूद नहीं है, डायरेक्ट नंबर आ जाता है, तो मेरे पास पॉजिटिव होगा, ठीक है, हमारे पास जो साइन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या चेक किया, अपने साइन के अंदर, कि पहला एलिमेंट जो है इसका क्या वो नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो मैंने साइन के अंदर ना क्या डलवा दिया, -1, वरना बाय डिफॉल्ट उसके अंदर साइन के अंदर क्या होना चाहिए, +1, ठीक है। तो साइन के अंदर इनिशलाइज करते वक्त +1 डलवाना चाहिए था, इन्होंने वो भी नहीं डलवाया, -100 लेके चल रहे थे ना एग्जाम्पल, ठीक है। तो साइन डिसाइड हो गया इससे, एक एफ से। इसके बाद साइन डिसाइड करने के बाद मैंने चेक करना है कि अगर साइन वो था हमारे पास अपने किसके अंदर, मेरी स्ट्रिंग के अंदर साइन डिजिट था, तो मुझे एक ऑफसेट देना है, ठीक है। ऑफसेट क्यों देना है, क्योंकि अभी समझ में आ जाएगा ये ऑफसेट का मतलब क्या है और क्यों है ऑफसेट।
मतलब ऑफसेट का ये समझ लो कि स्ट्रिंग को मैंने रीड करना कहाँ से स्टार्ट करना है, पहला एलिमेंट एक्चुअल में नंबर है कि नहीं है, ये मेरा ऑफसेट डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर साइन था वो तो ऑफसेट में 1 रख दूंगा, वरना ऑफसेट जो होगा वो 0 रहेगा। 0 से क्या होगा, मेरे पास जो आगे चल के लूप चल रहा है ना, फॉर लूप, वो मेरे पास 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हो क्या रहा है, अभी वाले केस के अंदर हमारे पास ऑफसेट 1 है, क्योंकि साइन डिजिट जो था वो 1 हो चुका था। ठीक है, 1 हो जाने की वजह से मेरे पास ऑफसेट 1 आ चुका है। ऑफसेट 1 आने की वजह से मेरे पास फॉर लूप जो स्टार्ट हो रहा है, वो फॉर लूप स्टार्ट होगा 1 वाली लोकेशन से। 0 के ऊपर साइन है या 1 वाली लोकेशन के ऊपर मेरे पास 1 है। ठीक है, अब करना क्या है, मैंने वो जो शुरू में तुम लोगों ने देखा था ना, नंबर्स को कन्वर्ट करना, अब पता नहीं कौन सा था वो एग्जाम्पल वगैरह, वो मुझे याद नहीं है। उसके अंदर भी कुछ इसी टाइप के कुछ वो लिखे हुए होते थे, फॉर्मूले वगैरह। तो ये फॉर्मूला अभी हम लोग करके देख लेते हैं कि इसके अंदर हो क्या रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले इसके अंदर हमने क्या करना है, एक और चीज भी बता देता हूँ। 0 से लेके 9 तक ये एस की चार्ट के अंदर कुछ वैल्यूज होती हैं। ठीक है, लेट्स से 41 जो होता है, 41 डेसिमल का मेरे पास 0 के बराबर है। ठीक है, तो एक ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। इसी तरीके से 41 ये होगा 50 शायद। ठीक है, तो 50 जो है वो 9 के बराबर है। 9 कैरेक्टर, ठीक है, नंबर नहीं है। ठीक है, नंबर का कैरेक्टर समझ लो मतलब। ठीक है, तो हमने क्या करना है यार, अपने स्ट्रिंग में से सबसे पहला एलिमेंट मैंने उठाया, साइन के अलावा वाला। उस पहले एलिमेंट को, पहले एलिमेंट में से मैंने सब्ट्रैक्ट क्या करवा दिया, अपना ये नंबर, मतलब जो 41 उसमें से डेसिमल थे ना, वो मैंने सब्ट्रैक्ट करवा दिया। क्योंकि जब मैं इसको देख रहा हूँ ना, अपने 1 डिजिट को, 1 डिजिट का जब मैं इंटीजर में देखूंगा, ये है अभी कैरेक्टर ना, स्ट्रिंग जो होती है वो कैरेक्टर्स की एरे होती है। तुम लोगों को ये भी मैंने करवा के दिखाया था कि जब कैरेक्टर को प्रिंट करवाते हैं हम, %d करके प्रिंट करवाते हैं, तो हमारे पास उसकी एस्की के रिस्पेक्टिव कोई डेसिमल की वैल्यू आ जाती है। तो मतलब क्या है, अगर मैं 1 प्रिंट करवा रहा हूँ एज अ इंटीजर %d करके, तो उसकी कोई ना कोई डेसिमल में वैल्यू होगी। वो वैल्यू मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे वो सिंपल, अगर वो 1 था तो 1 चाहिए, कंसिडर करना है मुझे। तो 1 को 1 बनाने के लिए, एक्चुअल नंबर 1 डेसिमल का 1 बनाने के लिए, मैंने क्या किया, उसमें से एस्की का 0 सब्ट्रैक्ट करवा दिया। एस्की का 0 सब्ट्रैक्ट करवाने का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या रखा हुआ है, कैरेक्टर का 1 मौजूद है, उसमें से मैं 0 सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ। तो लेट से 1 जो था वो 42 था डेसिमल का, और 0 जो था वो 31 था। वो 31 नहीं, 41। सही है, एस की चार्ट को देख के ना वेरीफाई कर लेना एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो 42 में से जब मैंने 41 माइनस करवा दिया, तो मेरे पास इन दोनों का रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास एक प्योर 1 आ गई ये वैल्यू। उस 1 को मैंने क्या किया है, उस 1 को मैंने ऐड ऐड किया, ये प्लस का साइन है, मेरे ख्याल से प्लस का ही साइन है। ठीक है, तो n मल्टीप्लाई बाय 10 से ये हमारे पास ऐड हो रहा है, n मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो शुरू में जो है n की वैल्यू क्या है, मेरे पास 0 है, मल्टीप्लाई बाय 10 0 ही रहा, ये 1 रही वैल्यू। ठीक है, यहां तक हो गया मसला सॉल्व। अब हमारे पास n के अंदर जो है, इसको मैंने स्टोर किस में करवा दिया, n के अंदर ही। ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये था हमारे पास 1 जो है वो 1 बन गया है, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास इन दोनों का सब्ट्रैक्ट होने के बाद रिजल्ट जो था वो 1 आया। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है वो मेरे पास क्या आया, 0 आया। 1 में 0 ऐड किया तो मेरे पास 1 स्टोर हो चुका है कैपिटल एन, इस एन के अंदर। ठीक है, फॉर लूप एक और दफा चलेगा। अब मैं ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट करके बैठा हुआ हूँ, इस वाले एलिमेंट के अंदर मेरे पास 0 था, यहाँ 0 के बजाय मैं 8 ले लेता हूँ, 180 के ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो 8 से क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास अब कैरेक्टर की जगह क्या आ चुका है,
8 आ चुका है। 8 में से मैंने 0 माइनस कर दिया। 8 का मतलब क्या हुआ, 49 होगा 8। ठीक है, तो 49D में से 41D माइनस कर दिया, तो मेरे पास 8 आ गया, एक वैल्यू, प्योर 8 की वैल्यू। उस 8 को मैंने ऐड करा देना है इसके प्रोडक्ट के साथ। अब लास्ट टाइम n के अंदर हमारे पास स्टोर हो चुका था 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 10 आ गया। 10 प्लस 8 मेरे पास क्या हो गया, 18 हो गया। ठीक है, तो 18 डिजिट मेरे पास बन चुका है। सही है ना। अच्छा, n के अंदर अब मेरे पास अपडेटेड वैल्यू जो है वो 18 आ गई। फॉर लूप दोबारा से मैं चला रहा हूँ, अब मैं पहुंच चुका हूँ 0 के ऊपर। यहाँ पे मेरे पास कैरेक्टर 8 के बजाय इस दफा 0 है, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करवा दिया, तो 41D में से 41D सब्ट्रैक्ट, वैल्यू आ गई 0। अब मैंने क्या करना है, 10 में, ओ 10 नहीं, इस दफा जो है ये 18 हो चुका है n के अंदर। n के अंदर जब 18 हो गया, 18 को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 10 से, तो ये 180 बन गया। ठीक है, 180 में मैंने ऐड करवा दिया, इन दोनों का रिजल्ट मेरे पास 0 था, तो 0 ऐड करवा दिया, तो 180 मेरे पास रिजल्ट आ चुका है n के अंदर। फॉर लूप मेरे पास एंड हो जाएगा, क्योंकि मुझे फॉर लूप उतना ही चलाना था जितनी स्ट्रिंग की लेंथ थी। मुझे लेंथ मालूम होनी चाहिए अपने स्ट्रिंग की, यानी कि इसके बाद एक नल कैरेक्टर मौजूद है मेरे पास, तो नल कैरेक्टर का तो मैं कन्वर्ट नहीं करवाऊंगा। मैंने क्या किया है, सिर्फ इसके अंदर से जो मैग्नीट्यूड था उसको कन्वर्ट करवाया है कैरेक्टर्स को इंटीजर के अंदर। ठीक है, तो ये एक इंटीजर नंबर बन चुका है मेरे पास। इस इंटीजर नंबर को फिर मैंने रिटर्न कर देना है, रिटर्न करना है, क्योंकि मैंने रिटर्न के इस पे इंटीजर लिखा हुआ है फंक्शन के नाम में। ठीक है, तो रिटर्न मेरे पास एक इंटीजर हो गया, उस इंटीजर को मैंने डिस्प्ले करवा दिया, यानी कि इस स्ट्रिंग का जो नंबर बन रहा है, इंटीजर नंबर, वो ये बन रहा है। हाँ, एक और लास्ट चीज, 180 बना है अभी ये नंबर, इस 180 को मैंने साइन से मल्टीप्लाई भी करवाना है। ठीक है, अगर साइन की वैल्यू इनिशियली डिसाइड करते वक्त -1 हो चुकी थी, तो इफ एक लगाया है आखिर में, यहाँ पर एक इफ लगाया है। ठीक है, एन की वैल्यू जो थी वो 180 हो चुकी थी, और साइन जो है वो शुरू में हम डिसाइड करते हुए चले थे कि -1 है। ठीक है, तो -1 की वजह से हमारे पास साइन की, -1 की वजह से एन की जो भी वैल्यू थी उसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करवाया और एन में दोबारा स्टोर करवा दिया, तो ये -180 हो गई, और इसको फिर रिटर्न किया। सही है ना। तो ये था सिंपल सा हमारे पास लूप शूप का मतलब इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करने का एक फंक्शन। सर इस साइन की वैल्यू प्लस में भी कर सकते हैं, +1? अगर किसी बंदे ने +100 एंटर किया या 1100 किया एंटर, तो बिल्कुल एक चेक और लगा लो। मतलब एक इफ लगाया ना तुम लोगों ने, एक और इफ लगा लो, वो चेक करे यहाँ पर प्लस है कि नहीं है। अगर प्लस है या माइनस है, इन दोनों कंडीशन में ऑफसेट जो होगा वो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, यानी कि मैं 0 वाली लोकेशन से कन्वर्ट करवाना स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं 1 वाली लोकेशन से कन्वर्ट कराना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अक्सर ये होता है प्लस साइन लिखी नहीं जाती है। ठीक है, तो प्लस साइन लिखी नहीं जाती है, तो ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी। ट्रू नहीं होगी तो साइन जो है उसके अंदर इनिशियली, यानी कि ये साइन जो है ना अलग से बनाओ, उसके अंदर 1 डलवा के रखो पॉजिटिव। ठीक है, +1 या 0 डलवा के रखो। ये इनिशियली कोई रैंडम वैल्यू होगी अगर मैंने डिफाइन नहीं किया शुरू में तो, और ये इफ भी नहीं चला तो। ठीक है, तो वो रैंडम वैल्यू कुछ अजीब सा ना कर दे कोड वोड में। सही है, तो एक ये हरकत कर लेना, बाकी सब कुछ सही है। आ, ठीक है जी, तो ये भी एक फंक्शन हो चुका है कंप्लीट, और मेरे ख्याल से क्लास का टाइम भी हो गया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग तो कोई मसला ही नहीं है यार, ये तो आ, इसमें करना क्या है, मैंने हर कैरेक्टर को उठाना है, यानी कि जो यूजर ने एंटर किया है स्ट्रिंग कंप्लीट, उस स्ट्रिंग में मैंने फाइंड करना है ए कितनी दफा आया, इसी तरीके से फिर बी कितनी दफा आया, सी कितनी दफा आया, डी कितनी दफा आया। यार ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है एल्गोरिदम, इसको स्किप ही करते हैं अभी फिलहाल।
क्योंकि टाइम हो चुका है, मैं देख लेता हूँ आगे क्या है, वरना यहीं से स्टार्ट करेंगे कल के दिन। और आज के दिन तुम लोगों का क्विज है, और मंडे के दिन एक और क्विज होगा, और फिर शायद थर्सडे या फ्राइडे को लास्ट क्विज होगा। वो क्विज जो होगा वो CQI का होगा। CQI क्या होता है? ये एक क्विज होता है तुम लोगों का, जो अभी क्विज और असाइनमेंट और मिड टर्म हो चुके हैं ना, उसके रिस्पेक्टिव तुम लोगों की कुछ नंबर्स बने। अगर वो नंबर किसी बंदे का भी, एक बंदे का भी एवरेज से कम है, यानी कि फेल हो रहा है। क्या फेल हो रहा है? CLO, किसी भी CLO के अंदर कोई भी स्टूडेंट फेल हो रहा है, तो हम लोगों के ऊपर ये लाजिम है कि हम CQI स्टूडेंट्स का लें। वो CQI क्या होता है? कंपनसेट करता है तुम लोगों के नंबर्स वगैरह, अगर यानी कि इम्प्रूवमेंट समझ लो, इम्प्रूवमेंट देने का एक वो है बहाना, कि उसके थ्रू तुम लोग अगर नंबर 1 या 2 नंबर से रह रहे हो किसी चीज़ में, तो वो वापस रिकवर कर सको एक एक्स्ट्रा क्विज के थ्रू। तो वो CQI वाला एक क्विज रहता है और एक और क्विज रहता है। तो ये 2 क्विज तुम लोगों के नेक्स्ट वीक होंगे। मंडे को जो होगा वो स्ट्रिंग से रिलेटेड होगा, और लास्ट जो क्विज होगा वो तो पूरा कोर्स होगा, मतलब शुरू से लेके अब तक जितना पढ़ा है उनमें से सब किसी कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, तो CQI सिर्फ इम्प्रूवमेंट होता है, नहीं देना किसी ने तो ना दे, सबने देना है तो दे दें, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इम्प्रूवमेंट करनी है तो बिल्कुल दे देना। ये क्विज से रिलेटेड एक बात बतानी थी मुझे, बाकी तो अभी बस मैं ये देख लूँ आगे बच कितना गया यार। एक्सट्रैक्टिंग सब स्ट्रिंग, बस 2 ही टॉपिक रह गए। सही है, मैं खत्म करते हैं यहीं पे। सर मंडे को तो एक्स्ट्रा सेशन है ना, तो क्विज आप थर्सडे को ले रहे हैं सर, लास्ट क्विज जो रहते हैं। लास्ट क्विज जो होगा, हाँ वो थर्सडे वगैरह कुछ होगा, मतलब मंडे और थर्सडे। ठीक है, थर्सडे मिलेगा हमें? हाँ थर्सडे मिलेगा। यस। ठीक है, तो खैर मंडे को एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, और नेक्स्ट वीक भी मंडे एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, यानी कि 19 को भी और 26 को भी। ठीक है, खैर यार, ये जो टास्क 1 है ना, कम से कम इसको लाजमी कर लेना तुम लोग, बल्कि टास्क 2 भी खुद से कर लेना। अच्छे सवाल हैं 1 और 2, दोनों में से कोई एक भी कर लो तो बहुत बेहतर है। ठीक है जी, तो एक्सक्यूज मी सर, असाइनमेंट नहीं दे रहा ये, बस कर लेना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर वो LMS पे एक असाइनमेंट 6 और CEP अपलोड हुआ हुआ है, हाँ, तो उसका बता दिया अभी आपने, क्या कुछ तो मिस हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, CEP, हाँ यार एक CEP भी देना है तुम लोगों को। CEP क्या होता है यार? एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम होती है। वो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम समझ लो, जिस तरीके से लैब में प्रोजेक्ट होता है ना, इसी तरीके से ये प्रोजेक्ट है तुम लोगों का थ्योरी बेस्ड। ठीक है, तो ये जो होगा, मतलब तुम लोगों ने अभी तक जितना कुछ भी रीड कर लिया है ना, पढ़ लिया है, उससे रिलेटेड उसके अंदर तमाम चीजें यूज हो रही होंगी। तो इसके बाद के जो टॉपिक्स है ना, यानी कि स्ट्रिंग के बाद जो चैप्टर मेरे पास अभी उसकी स्लाइड्स वगैरह जो रखी हुई हैं, वो मैं पूरी कवर नहीं कराऊंगा, उसमें से सिर्फ वो कवर करवाऊंगा जिससे तुम लोगों का CEP हो जाए। ठीक है, तो CEP टारगेट करते हुए अब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम काफी कम रह गया है। तुम लोग सर मतलब ज्यादा तो फंक्शन स्ट्रक्चर के यूज होंगे ना सीपी में। बिल्कुल स्ट्रक्चर यूज होंगे और फाइल स्ट्रीम यूज होगा। ठीक है, यानी कि फाइल के अंदर स्टोर करवाने के लिए कुछ ना कुछ कोडिंग शोडिंग वो क्या होती है वो देख लेंगे। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक्स रह गए। सही है, तो CEP खोल के देख लेना, अगर कर सकता है कोई तो कर ले, मना नहीं किया मैंने। ठीक है, चलो एंड करते हैं।